साथियों, मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपकी चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से आप अपने ऊपर हुए झूठे मुकदमों को जीत सकते हैं। झूठा मुकदमा जीतना बहुत ही आसान है। आपको न्यायालय में सिर्फ इतना साबित करना है कि मुकदमे में लिखी बातें झूठी हैं। तरीका हम आपको बता देते हैं। इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन सवालों के जवाब भी बताएंगे जो आप मुकदमा जिता सकते हैं। हर व्यक्ति मुकदमा जीतना तो चाहता है, लेकिन क्या अपना मुकदमा सही तरीके से आप लड़ रहे हैं? मुकदमे में लिखी सभी बातों को न्यायालय में सही साबित करना आवेदक का दायित्व होता है। इस वीडियो में हम आपको मेंटेनेंस के मुकदमे के कुछ कॉमन सवालों के क्रॉस करने का तरीका भी बताएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेंटेनेंस का मुकदमा हारते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी लाखों रुपए देने पड़ते हैं। यदि मान लें कि 5,000 रुपये का मेंटेनेंस बनता है, 5,000 × 12 यानी कि 60,000 रुपये सालाना, और यदि आप 25 साल तक देते हैं तो लगभग 15 लाख रुपए आपने मेंटेनेंस के दे दिए। इसके बाद लगभग हर 5वें महीने पर महंगाई बढ़ जाने के कारण मेंटेनेंस बढ़ाया जाए, इस तरह का आवेदन लगाया जाएगा, जिसको आपको फिर लड़ना पड़ेगा और आपके ऊपर और मेंटेनेंस बढ़ेगा। लगभग 25 से 30 लाख रुपए आपके ऊपर सारी ज़िंदगी खर्चा बनता है। इसलिए आप अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने मुकदमे को ठीक से लड़ें और जीतें। जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे वीडियो उन्हें आप देखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। साथ ही में आप अपना मुकदमा जीतने के लिए जो आप अपने वकील साहब के अलावा कुछ और अन्य सीनियर वकीलों से भी राय लें। राय लेते वक्त आप उनको उनकी फ़ीस ज़रूर दें, तभी आपको वो सही राय दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका पेशा है। साथ ही में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों से चर्चा करें और कुछ किताबें खरीदें, उनको पढ़ें। यदि आप अपने वकील साहब के खर्चे के अलावा अपने मुकदमे में लगभग 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आप मुकदमा जीत जाते हैं तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। आपके लाखों रुपए मेंटेनेंस के बच सकते हैं। और जो भी मुकदमा, जो भी जानकारी आप आ रही है, उसको इस्तेमाल करके आप प्रति परीक्षण यानी कि क्रॉस में आपको मुकदमे में जो भी उन्होंने आवेदन दिया है उसकी और जो उनका बयान है उसको आपको झूठा साबित करना है। यदि आपने मुकदमे में लिखे झूठ को सामने ला दिया तो आप मुकदमा जीत जाते हैं। ज़्यादातर क्रॉस मुकदमे के अंतरिम आदेश हो जाने के बाद ही चालू होते हैं। कुछ मुकदमों को छोड़कर लगभग हर मुकदमे में कुछ कॉमन सवाल होते हैं, जिस पर कि आज हम कुछ सवाल आपको बता रहे हैं। पहला सवाल आपको करना है, अंतरिम गुजारा भत्ता राशि में जो भी राशि आपको मिल रही है उसमें से आपका और आपके बच्चे, यदि बच्चे हैं तो दोनों का सारा खर्चा हो जाने के बाद कितने रुपए बच जाते हैं। बड़ा ही अजीब सवाल है कि रुपए बच जाते हैं, तो आगे से जवाब आएगा कि रुपए कम पड़ जाते हैं, उसे आपको नोट करवा देना है। आपका अगला सवाल, कितने रुपए कम पड़ते हैं। वो जो भी रुपए बताएं उसको आपको लिखवा देना है। ये सब क्रॉस में आपको लिखवाना है। जब आप ये टोटल लिखा देते हैं, अब आपका है अगला सवाल होगा कि जो रुपए आपने बताए हैं, जितने भी रुपए टोटल हो गए हैं जो आप इंटरमेंटेशन दे रहे हैं वो, प्लस जो उन्होंने बताए हैं कम पड़ते, दोनों को मिलाकर इतने रुपए, मान लेते Z रुपए हो जाते हैं। तो Z रुपए से आपका और आपके बच्चे दोनों के सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, सारा वर्ड जरूर आना चाहिए।
वो कह देंगे हाँ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि इतने रुपये कम पड़ते तो हो जाता है। अब आपका एक अच्छा सवाल आना चाहिए, वो ये है कि आप न्यायालय में ये बताएं कि आप इन सवालों से, इन रुपयों से आप क्या क्या सामान खरीदते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस का है तो इसमें आपको खर्चे मांगा है। वो जो खर्चे हुए आप उसके बारे में एक एक चीज़ पूछने के हकदार हैं। तो आप उससे सब लिखवाइए, आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाले, तेल, जो भी हैं, जितने भी आइटम है सब लिखवाइए, और सबका टोटल उतना ही आना चाहिए जितना उन्होंने अभी मेंटेनेंस प्लस जो उन्होंने पैसा बताया उसके आने के बाद। जब इतना टोटल हो जाए, अब आपका मुकदमा जिताने वाला सवाल, जो सवाल आपको मुकदमा जिता सकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब इतने रुपए में आपके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं तो आपने माननीय न्यायालय में जो पैसे आपने लिखा है ये क्यों मांगे। अब इसका कोई जवाब जल्दी उनके समझ में नहीं आएगा। आप कहें कि यानी आपने न्यायालय में झूठ बोला, अगर जज साहब अलाउ करें तो आप इस वर्ड को लिखवाएं, यानी आपने न्यायालय में झूठ बोला। ये आपका पहला झूठ हो गया। अब आगे आते हैं। अब मैक्सिमम ये भी लिखाते हैं कि हमें रहने के लिए मकान का खर्चा चाहिए, किराए का मकान चाहिए। तो आपका जो सवाल होगा, आपने किराए के मकान के लिए रुपयों की, जितने भी रुपयों की मांग की है, तो वो नेचुरल है कि वो हाँ ही बोलेंगे, हाँ इतने रुपये की मांग करी है हमने। इसके बाद आपका अगला सवाल, आपके मायके और ससुराल के पास क्या इतने रुपए, यह मकान इतने रुपयों में यह मकान किराए पर मिलता है? वो कहेंगे हाँ मिलता है। आपका अगला सवाल, आप कुछ लोगों को जानती होंगी कि उन लोगों ने उतने, जितने भी रुपए लिखे उतनों का मकान किराए पर ले रखा है, इसीलिए आपने यह लिखवाया है। 99% जवाब हाँ में ही आएगा। जैसे उन्होंने हाँ कह दिया, उसको नोट करवा दीजिए और अब वो फंस गए। अब आपका अगला सवाल, नाम बताएं, क्योंकि जितने रुपए की मांग करें उतने रुपए का तो वो तो बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। अब नाम बताइए। अब नाम बताने के लिए उनकी जान निकल जाएगी। आपको नाम लिखवाने हैं। अगर जब वो नाम लिखा देते हैं तो आप उनके पते बताएं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपने पहले तो कबूल लिया है जब, तो अब आप उसका नाम बताएं। नाम बताएं तो अब आप उनका पता भी बताएं, कि जब जानते हैं तो उनका पता भी जानते होंगे, और आप उसमें लिखें, कहें कि आप उनका जो किराए का एफिडेविट है वो यहाँ पे माननीय न्यायालय में उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करें। और साथ में जब आप मुकदमे का अपना तर्क देते हैं तो वहाँ ये लिखवाएं कि आवेदिका को इस तरह से जो मकान के लिए इन्होंने बताया है उसके सारे, उसके जो एग्रीमेंट के पेपर हैं वो माननीय, उसकी फ़ोटोकॉपी माननीय न्यायालय में पेश करनी चाहिए। अगर ये नहीं करती है तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये आपका हो गया दूसरा झूठ। अब तीसरा, आगे चलते हैं। अगला सवाल, बहुत सारे, लगभग सभी में ये लिखा जाता है कि मैं कोई भी काम करने में असमर्थ हूँ। अब इस टॉपिक पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा सवाल, पहला सवाल होगा, जिस घर में आप रहती हैं वहाँ का सारा काम आप करती हैं, कौन करता है? आप नहीं, कौन करता है? तो नेचुरल है वो कि ये कहेंगे हम ही करते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल, आपके शरीर में कोई कमी है? जैसे ही कहेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। आप नॉर्मल रहें, आप उनसे क्या बताइए कोई कमी है, वो कहेंगे नहीं, 99% कोई कमी नहीं, सीधे हूँ। आपका अगला सवाल, क्या आप दिमागी तौर पर ठीक है? तो कहेंगे हाँ हम ठीक है।
फिर आपका एक अच्छा सवाल, फिर आप बताएं, आपने मुकदमे में लिखाया है कि आप कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। क्या आपने कोई डॉक्टरी जांच कराई है? कोई प्रमाण है आपके पास? अब इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो क्या कहें, और जो भी वो बताएं उसको आप अपना उसमें नोट करवाएं। और इसके बाद आप आगे अब जब इसमें आप अपना मुकदमे का तर्क देते हैं, रिटर्न आर्गूमेंट करते हैं, लिखित तर्क जब आप करते हैं आखिर में जाकर, तब तो वहाँ पर अपनी बात को लिखें कि यदि आवेदिका अपने असमर्थ होने का सबूत यानी कि मेडिकल प्रमाण प्रस्तुत करती है तभी उन्हें असमर्थ माना जाए, अन्यथा माना जाए कि आवेदिका झूठ बोल रही हैं। और ये अब आपका तीसरा झूठ हो गया। इस तरह करके आपने एक तीसरा झूठ उनका ला के दिया यहाँ पर। अब आगे आते हैं, उसमें लिखती हैं कि हमारे पति की आमदनी इतनी है, लाखों में लिख देते हैं। अब आपका पहला सवाल, आपने मुकदमे में लिखा है आपकी पति की आमदनी जो भी है XYZ जो भी उन्होंने बोला है उतने है, सही है गलत है? तो वो कहेंगी हाँ सही है। झूठ तो कह नहीं सकते, झूठ कहेंगे तो वैसे मुकदमा उनका खारिज होगा। आपका अगला सवाल, मान लेते वो वाई रुपए हैं, तो आप कहेंगे वाई रुपए आपके पति हर महीने घर लेके आते थे। अब इसका जो भी जवाब दे कि हाँ लाते थे, या कह सकती सैलरी बैंक में आती है, या फिर जो भी वो कहे उसको आप नोट करवा दीजिए, उससे कोई, ये आपका खाली सवाल है। आपका अगला सवाल, आपने वाई रुपए हर महीने देखे, भाई जो आपकी सैलरी पति हैं वो जो भी सैलरी है वो क्या आपने वो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? इसके बाद जो भी जवाब दे उसको आप खाली नोट करवाना है आपको। फिर वो कह सकती हैं कि हमने थोड़े देखे, तो आप कहेंगे कितने रुपए देखे। इसके बाद आपका अगला सवाल होगा, आप बताएं वाई रुपए महीने आपके पति कहाँ से कमाते थे? कि अगर वो सरकारी नौकरी पे हैं या कहीं पे नौकरी पे हैं तो उनकी पे स्लिप वगैरह बनती होगी, तो उससे ज़्यादा तो कमा ही नहीं सकते, तो उसका सबूत तुमको देना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट सवाल, वाई इंटू 12 यानी कि एक साल की उनकी इनकम, इतने लाख रुपए आपके पति एक साल में कमाए, आपके अनुसार आपके पति ने इतने लाख रुपए एक साल में कमाए, तो वो रुपए कहाँ गए? जैसे ही बोलेंगे कुछ दिमाग में काम नहीं आएगा, और आप जो भी बोलेंगे उसी में से ऑप्शन वो चूज़ करेंगे। आप सीधे सीधे बोलिए क्या बैंक में जमा किया या किसी को दिए। अगर वो ज़्यादा समझ चालाक होंगी तो कह देंगे नहीं बैंक में नहीं जमा किए, किसी को दिए। या कुछ लोग कह सकते हैं भाई बैंक में ही जमा किए, तो बैंक में तो जमा किए ही नहीं, जब बैंक में ही तो सब कुछ आ जाएगा रिटर्न में कि कैसे क्या कहा है। यदि वो कहते किसी को दिए तो तुरंत आपका सवाल किसको दिए, आपको कैसे पता? इस तरह के 2-3 सवाल आप उनसे पूछ लीजिए, और इस तरह से आप ये चौथा झूठ आपके पास आ जाता है। इसी तरह से आपको हमारे और भी क्रॉस के सवाल के वीडियो हैं, उन्हें आप देखें, उसमें आप और झूठ उनके लेके आएँ जैसे कि मारने पीटने के, खाना ना देने के, घूमने ना ले जाने के, दहेज मांगने के, घर से निकालने के, कई सारे झूठ उसमें लिखे होंगे। तो आप उन झूठों को लेके आएँ। इस तरह करके आप बहुत सारे झूठ जब आपके पास आ जाएंगे तब आप उनको जो है एक एक करके पॉइंट बनाकर और साथ में दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट लगाकर इसको कोर्ट में पेश करेंगे। जब आपका लिखित तर्क का समय आएगा तब ये काम करना है आपको। और उसमें साथ में लिख दीजिए कि अस्वच्छ हाथों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के अंतरिम राहत या राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है, और वो राहत देने का अधिकारी नहीं है। अब आप ये इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपकी बात आती है। आपको एक हम और तर्क और देना चाहते हैं,
समझाना चाहते हैं कि झूठ कैसे होता है। जब आप किसी नौकरी में आवेदन करते हैं तो वहाँ आपको कुछ जानकारी देनी पड़ती है। मान लेते हैं आपने उसमें 10 पॉइंट लिखे हैं, आपने 10 पॉइंट भरे और उसमें से 9 पॉइंट तो आपने सही भर दिए, लेकिन 1 पॉइंट में आपने झूठ लिख दिया। अब जब आपने एक में झूठ लिख दिया और यहाँ तो उसी वक्त पकड़ा जाएगा। अगर उस वक्त नहीं पकड़ा जाता और आपको नौकरी मिल भी जाती है, फिर भी जब भी पता लगेगा आपने एक झूठ बोला तो उस एक झूठ की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 9 बातें सही हैं लेकिन एक बात झूठी है, तब भी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ तो कितनी सारी बातें न्यायालय में झूठ बोली जा रही हैं और ये भी पता है कि न्यायालय में यदि आप झूठ बोलते हैं तो उस पर सज़ा का प्रावधान है। नौकरी में तो सज़ा का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सज़ा का भी प्रावधान है। और वो भी 1-2 नहीं, कितने सारे झूठ बोले हैं। इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप अपने मुकदमा खारिज करने के ग्राउंड को सही तरीके से नहीं लेके आएंगे तो नुकसान में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऑप्शन देते हैं कि भाई वो अपोजिट पार्टी है, काम कर रही है, वो भी कमा रही है, इसलिए वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। यहाँ पर अपोजिट पार्टी तर्क देती है कि हमको तो भाई 10,000 रुपये महीने मिलते हैं और मेरे पति को मिलती है 50,000 रुपये, इसलिए इक्वल टू स्टेशन हमको पैसे 20,000 रुपये इनसे दिलाए जाएँ। और आप फिर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हो। एक स्थिति और बताते हैं कि कई लोग ये तर्क देते हैं कि जब ये नौकरी से शादी से पहले नौकरी करती थी तो अब क्यों नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अपोजिट पार्टी तर्क दे सकती है कि भाई उस वक्त की परिस्थितियाँ और थी, आज की परिस्थितियाँ और थी। उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आज बहुत जिम्मेदारी है, बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह के जब आप अपने तर्क देंगे तो उसमें आपके मुकदमा हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक पॉइंट पे चलते हैं कि झूठ बोला, तब आपके जीतने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। जैसे आपने 10 पॉइंट लिख दिए, 10-11 पॉइंट हैं आपके पास, आप उसको लिखें और हर पॉइंट के बाद में आप एक चीज़ और लिखें कि इसमें यहाँ पर ये झूठ बोला गया, इसलिए झूठे व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह करके आप 10 पॉइंट के आखिर में इस वर्ड को जोड़ दीजिए। अब आप खुद बताइए ऐसा कौन सा न्यायालय होगा जो कहेगा कि भैया ठीक है हम झूठे बोलने वाले आदमी को राहत देते हैं। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं कोई राहत नहीं मिलने वाली उसको। इस तरह से जब आप अपनी बात रखेंगे तब आप अपने मुकदमे को ठीक ढंग से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। जितनी भी बातें हमने आपको बताई ये सारे हमारे अपने व्यक्तिगत विचार है, इसे मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है। एक और चीज़ कहते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि एक कहावत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। इसका मतलब है कि यदि आपके सामने 5 टारगेट्स हैं और यदि उन 5 टारगेट में से यदि आप एक एक करके उन 5 को टारगेट करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। लेकिन यदि एक साथ आप उन 5 टारगेट को हिट करने की कोशिश करेंगे तो आप एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक टारगेट पे आप रहें कि आप जो भी मुकदमा करें वो सिर्फ झूठ पे, आपको झूठ साबित करना है, झूठा करना है कि हाँ भैया अपोजिट पार्टी झूठ बोल दीजिए, आप 100% मुकदमा जीतोगे। साथियों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे हैं उससे उनको वो जीत सकें। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जैसा ही हम अपना दूसरा वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी तुरंत हो जाए।